सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र सर टेक क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ सेल का अर्थात कोशिका का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसे हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए कोशिका के किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो इन सारी चीजों का हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा कोई सेल है और इस सेल के सेंटर में हमारा क्या है, केंद्र है, और इस केंद्र को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादा घुमाने की बात नहीं है, सीधा सिंपल में समझिएगा। अभी ऐसे इसमें बहुत सारा टर्न है, लेकिन हम आपको बेहतर से बेहतर यानी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस केंद्रक में आपको डीएनए भी पाया जाता है, इस केंद्रक में आरएनए भी पाया जाता है, इस केंद्रक में गुणसूत्र भी पाया जाता है, इस केंद्रक में लिपिड भी पाया जाता है, और इस केंद्रक में आपको जीन भी पाया जाता है। तो ये जो केंद्रक का जो मेन पार्ट होता है, इसमें ये सारे चीज पाई जाती है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और लिपिड, जीन। ये सारे पदार्थ जो हैं, ये कैसा पदार्थ है, ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब कि इसी गुणसूत्र के माध्यम से हमारी पीढ़ियों का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो ये गुणसूत्र लक्षण वाहक होता है, लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का जिम्मेवार होता है। तो इसी केंद्रक में हमारा डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, लिपिड और जीन पाया जाता है, जिसमें से हमने पहला जो है आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। और ये जो डीएनए है, इसी को मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। तो हमारा हेडिंग क्या है, डीएनए की संरचना। ठीक है, ये जो डीएनए होता है, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है, आप देखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी अगर इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है कि सर डीएनए का खोज पहली बार किसने किया। तो भाई बिल्कुल सही जवाब है। आप क्वेश्चन देखते होंगे, डीएनए की खोज आप देखते ही फ्रेडरिक मीसर या वाटसन क्रिक, फ्रेडरिक मीसर तो नहीं मारेंगे, वाटसन क्रिक मारेंगे। हमको आपके 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 पढ़ाई पे विश्वास है हमको। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सही नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन जो सही आंसर रहता है ना, उसको लास्ट ऑप्शन में दिया जाता है, और गलत ऑप्शन जो होता है उसको पहले दिया जाता है। अब जैसे ही डीएनए देखिएगा, आप धड़ाले से वाटसन एवं क्रिक मार दीजिएगा। ये मत सोच, ये मत देखिए, ये नहीं देखिएगा कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए का खोज किसने किया। तो डीएनए का जो खोज किया था, इसका नाम था फ्रेडरिक मीसर। इसका नाम क्या था, फ्रेडरिक मीसर। डीएनए का जो खोज किया उसका नाम फ्रेडरिक मीसर था। चलिए, तो ये डीएनए का पहली बार खोज किसने किया, फ्रेडरिक मीसर। अब देखेंगे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब कि डीएनए का संरचना कैसा है, डीएनए का। तो डीएनए का संरचना में हम देखेंगे, डीएनए का यानी दूगो टेढ़ टाढ़ छड़ आपको दिखाई देगा। तो देखिए, दूगो टेढ़ टाढ़ छड़ दिखाई दे रहा है। तो जब दूगो टेढ़ टाढ़ छड़ इसमें है, तो ये समझिए ये डबल हेलिक्स मॉडल है, दूगो हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडल संरचना के नाम से इसे हम जानेंगे। और वही अगर एगो टेढ़ टाढ़ छड़ रहता तो वो आपका आरएनए हो जाता। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल है, तो ये आपका आरएनए है, और ये दूगो टेढ़ टाढ़ है, तो ये आपका डीएनए है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो डीएनए का खोज फ्रेडरिक मीसर, और डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इस तरह का संरचना पहली बार किसने बताया। ये भी क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होगा। डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसका संरचना जो पहली बार है, किसने बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में होता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल को, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को पहली बार वाटसन एंड क्रिक ने बताया। ये दो वैज्ञानिक का ध्यान रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक ने कब बताया, तो 1953 में बताया। और इसके लिए, इसी काम के लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। यही काम करने के लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि डबल हेलिक्स मॉडल की डीएनए की खोज कब हुआ, 1953 में। इस खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया।
अब देखेंगे कि डीएनए का जो पहली बार संश्लेषण किसने किया, डीएनए को पहली बार किसने बनाया। तो डीएनए को आर्टिफिशियल तरीका से बात हो रहा है, ठीक है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीका से डीएनए की पहली बार संश्लेषण किसने किया, तो एहरेनबर्ग ने किया था। एहरेनबर्ग ने पहली बार डीएनए का संश्लेषण किया। कहीं कहीं आपको कौन वर्ग भी मिलेगा, तो हबड़ाने की कोई बात नहीं है, कोई भी आए वर्ग आए लास्ट में देख लीजिएगा, आराम से टिक लगा के निकल जाइएगा। उसके बाद देखेंगे ये जो डीएनए का जो जेनेटिक खोज होता है, जेनेटिक का मतलब होता है लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से, एक वंश से दूसरे वंश में। यानी बाबर का लक्षण जो है बहादुर शाह जफर में आए, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लक्षण आ रहा है तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक वजह के कारण ये आ रहा है। तो इस तरह का जो खोज है किसने किया, इस तरह का खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इस तरह का खोज किया था। कब, 1968 में किया था। डीएनए के जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में किया। अब क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन का खोज किसने किया। जंपिंग जीन का मतलब मान लीजिए डीएनए का संरचना हो गया, तो यहाँ पे इस तरीका से संरचना है, तो जीन जो है इसका ऊपर की ओर जंप करेगा। तो जब ऊपर की ओर जंप करेगा तो इसी का नाम क्या दे दिया गया, जंपिंग जीन इसका नाम दे दिया गया। तो इसका खोज किसने किया, तो इसका खोज बारबरा मैक्सीटॉप ने किया। इसका खोज बारबरा मैक्सीटॉप ने किया। अब देखिए ये जंपिंग जीन का खोज पहली बार किस फसल में किया गया, किस चीज में किया गया, तो मकई के फसल में किया गया, अर्थात मक्का के फसल में इस जंपिंग जीन का खोज किया गया। ठीक है, तो यहां तक हमारा एक शॉर्ट यहां पे हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। अब देखते हैं कि डीएनए जो होता है उसके संरचना में कितने क्षार पाए जाते हैं, कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। चलिए तो आइए हम देखेंगे अगला पेज हम अपना यहां पे देखिए। अब डीएनए जो होता है 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, और यह क्षार जो होता है नाइट्रोजनी क्षार कहलाता है। जैसे आप यहाँ किसी भी, इसमें भी 1 2 3 4 इसमें भी ले सकते हैं। इसके एक हेलिक्स मॉडल जो होगा, एक कुंडल इसका जो होगा, उसमें 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा, और एक का नाम होगा एडिनिन, और दूसरे का नाम होगा थायमीन, और तीसरे का नाम होगा गुआनिन, और चौथे का नाम होगा साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और ये नाइट्रोजनी क्षार चारों आपस में एक दूसरे से आबंध बना के, बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं। ये जो एडिनिन जो है टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ये जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद ये जो हमारा जीसी है यानी गुआनिन और साइटोसिन, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होते हैं, और ये जो बॉन्ड बनते हैं किसका बनता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है किसका बनता है, हाइड्रोजन का, ये हमारा बॉन्ड बनता है। अब क्वेश्चन है कि एडेनिन और थायमीन किस बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन थायमीन, और वही चीजें है यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन किस बॉन्ड के साथ, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। ये हर हेलिक्स मॉडल में आपको ये 4 नाइट्रोजनी क्षार दिखाई देगा। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है इन चारों में देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो बीचों बीच होगा वही बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका व्यास हो जाएगा। तो इस तरह का डीएनए का हेलिक्स मॉडल का व्यास कितना होता है, डीएनए के हेलिक्स मॉडल का व्यास 10⁻⁻10 मीटर। इसी को हम लोग एक एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और ये एंगस्ट्रम किसका इकाई होता है, तरंग धारे का इकाई होता है। एंगस्ट्रम तरंग धारे का इकाई होता है। अब ये जो हमारा व्यास हो गया, डबल हेलिक्स मॉडल का व्यास हुआ 10⁻⁻10 मीटर, और ये 10⁻⁻10 मीटर किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अब देखेंगे कि डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच का दूरी कितना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, ये चारों न्यूक्लियोटाइड है। तो कहने का मतलब है जो एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, यही बात है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, तो यही बातें हो रही है कि ये चारों न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये आप जो चारों क्षार कह रहे हैं इसे हम लोग 4 न्यूक्लियोटाइड भी कहेंगे। तो ये एक दूसरे न्यूक्लियोटाइडों का जो बीच का डिस्टेंस होता है
3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां पे हमारा आकर डीएनए का एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। इसको आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम पीरियड के समय में, एग्जाम लास्ट आए तो उस समय आप सरसरी निगाहों से देखकर आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।